नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 2 कराने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और धीरे धीरे करके बड़ा ऐसे 1 से लेकर के 6 तक के 6 पेपर के गाला असाइनमेंट के सॉल्यूशन जरूर हम करवाएंगे। आप सभी लोगों को बस खाली क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि कहते हैं ना लोग कि जितना टाइम हम जिस चीज को देते हैं ना, वो चीज अपनी हो जाती है। मैंने क्या कहा, आज का हमारा मोटिवेशन में कौन सी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है? कह रहे हैं जिस चीज जो कह रहे हैं जिस चीज को हम जितना ज्यादा टाइम देते हैं वो चीज हमारी हो जाती है, यानी कि अपनी हो जाती है। जो चीज को ज्यादा टाइम देते हैं वो चीज अपनी हो जाती है, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो इश्क हो, चाहे वो दोस्ताना हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सगे वाला हो, चाहे वो हमारी किताबें क्यों ना हो और चाहे वो हमारी पढ़ाई क्यों ना हो। जिस चीज को हम समय देते हैं वो चीज अपनी हो जाती है। इसलिए समय का इम्पोर्टेंस दो, समय को महत्व दो और सच में उसे अपना बना लो, उसे अपना बना लो। ठीक है, चलिए बड़ा आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम सेक्शन सी वापस से करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कोई भी 4 प्रश्न आपको करने पड़ा। क्या बोला है? कोई भी 4 प्रश्न आप लोगों को पहले से हल करना है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। ऐसे आपको बड़ा 12 नंबर मिलने वाले, 3 चौक 12। तो हम आपको वही 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सीधा आपको बोर्ड के अंदर करना है और फाइनल बड़ा वही आपको जाके करना है। दिस इज कंफर्म। और फाइनल बेटा वैसे ही क्वेश्चन आपको उस एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। मैं अभी भी कह रहा हूँ क्वेश्चन वही होंगे, डिट्टो में जैसा समझा रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करके जाइए। डेफिनेटली कह रहा हूँ बेटा आपको वही चीजें क्लियर मिलेगा। चलिए, भले ही पेपर गुजराती में हम हर चीजों को हिंदी में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट आती है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है मुझे, इसलिए। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 7 पेज नंबर 18 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 आपको निकालना है। चलिए, पार्ट 1 निकालिए, उसमें चैप्टर नंबर 1 निकालिए और पेज नंबर 18 निकालिए। उदाहरण नंबर 7 आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये रहा 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये ऑलरेडी बोर्ड में जुलाई 18 में पूछा गया था। ठीक है, तो सो प्लीज बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से कोशिश करना, आपको आ ही जाएगा। ठीक है, खाली यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता लिखा हुआ है और अपने क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है। देखो ABC, कोई दिक्कत नहीं, नाम से हमें क्या ही लेना देना है बड़ा। ठीक है, बाकी वैल्यू तो हमारी सेम ही है ना बड़ा। तो हमें हिंदी से मतलब था, हमने हिंदी आपको दे दिया। तो यहाँ पर बोलेंगे ABC एक पीढ़ी का साझेदार है जो 31/3/2016, यहाँ पर 16 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है बाबू, यहाँ पर तारीख क्या लिखा है, 31/4/2023 लिखा है। बस तारीख में थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, क्योंकि भाई घुमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। रोज उनकी पूंजी, यहाँ पर पूंजी दिया हुआ है 40,000, 30,000, 80,000। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 12% की ब्याज गिनना क्या हो गया बाबू, रह गया। इन्हीं उन्होंने ब्याज लिखना ही भूल गए, ब्याज देना ही भूल गए। तो ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज देने से पहले कितना परसेंट हमारा दर है वो दर निकालना पड़ेगा। तो हम इसको बड़ा क्या करते हैं, तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा सही अनुपात और ये हो जाएगा आपका गलत अनुपात। ठीक है, तो बड़ा कैसे इसको टेबल बनाना है, किस तरीके से सोल्व करना है, मैं आपको हर चीज सिखा रहा हूँ। बस आप लोगों को समझते जाना है बेटा, टेबल वगैरह किस तरीके से रेडी करना है एग्जाम में। तो बड़ा देखो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको एग्जाम में रेडी करके आना है। तो सबसे पहले बड़ा टारगेट नंबर 1, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी जुलाई 18 में पूछा गया था, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। तो आपको किस तरीके से बनाना है बेटा, पहले यहाँ पर एकदम फोकस ध्यान से सुन लो बेटा। ये रहा आपका सही अनुपात और ये रहा आपका गलत अनुपात। सही अनुपात में क्या लिखना है कि भाई 12% का ब्याज दर आपको निकालना है, 12% पूंजी पर दर। ठीक है, तो हम किसका 12% निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर अमाउंट आपको दिया होगा। देखो 40,000, पहले ए का निकालो 40,000 पे 12%, फिर बी का निकालो 30,000 पे 12%, फिर 80,000 पे 12% आपको निकालना है। ठीक है,
तो हाथ में कैलकुलेटर ले लो बेटा, पहले ए का कितना दिया, 40,000 दिया। तो देखो, तो मेरे साथ साथ में करते जाओ, हाथ में कैल्सी निकालो। पहले 40,000 गुणे 40,000 लिखो कैल्सी में, 40,000 गुणे 12, फिर परसेंट दाब दो, कितना आएगा 4800। और याद रखना, जो सही अनुपात हो ना उसके सामने आपको प्लस का साइन लगाना, और जो गलत अनुपात होगा उसके सामने माइनस का साइन लगाना, बस। चलिए, पहला वाला निकल गया। अब दूसरा वाला क्या दिया है, 30,000 दिया, तो 30,000 पे 12% करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000 पे 12%, तो 30,000 गुणे 12%, कितना आएगा 3600 प्लस 3600। फिर तीसरे का क्या निकालेंगे, तीसरे का कितना दिया, 80,000 का 12% करो। तो चलिए, फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं 80,000 का 12%, कितना है बाबू, प्लस 9600। बस उसके बाद क्या करना है बेटा, इन सभी का टोटल मानना है। तो 4800 प्लस 3600 प्लस 9600, कितना आएगा 18,000 आएगा, तो प्लस 18,000। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो आपका जो कुल पूंजी पर जो दर आया, इस दर के ऊपर आपको ब्याज निकालना भूल गए थे, तो इसके ऊपर ब्याज कैसे निकालेंगे। तो ये जो कुल रकम आया बेटा, ब्याज दर का, ब्याज पूंजी का ब्याज, पूंजी का ब्याज का लाभ कुल लाभ आपका कितना था बाबू, 18,000 है। तो इसको ना बांटना है। तो यहाँ पर देखो लाभ हानि का अनुपात दिया है, सर लाभ हानि का अनुपात तो इसमें नहीं दिया है। तो जब सवाल में लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया गया हो ना बेटा, तो अपनी मर्जी से लाभ हानि का अनुपात यहाँ पर लिख देने का, 1:1:1 लिख देने का। ठीक है, जब आपको लाभ हानि का अनुपात ना दिया गया हो तब। तो पूंजी पर ब्याज कैसे निकालोगे, कुल लाभ के ऊपर 18,000 है, तो 1:1:1 मतलब सबको समान अनुपात में क्या करना है, बांट देना है। तो सिंपल सी बात है, 18,000 है, तीनों को इक्वल भाग में बांटना है, यानी कि कितना आएगा 6×3=18, एक के खाने में कितना आएगा 6,000 6,000 6,000 ना, राइट है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीनों को बांट देंगे तो कितना आएगा 6,000 आएगा ना। तो 6,000 6,000 और 6,000, और यहाँ पर तीनों का कितना हुआ 18,000। और बड़ा गलत अनुपात होगा तो क्या करेंगे, माइनस। क्लियर, बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल मानना है। चलिए, टोटल कैसे मारेंगे बेटा, देखो 4800 में से प्लस 4800 में से माइनस 6,000 करो बेटा, कितना आएगा 1200 आएगा। और बड़ी संख्या का माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब इसके बाद देखो 6,000 में से माइनस करना है बेटा 3600, कितना आएगा माइनस का 2400 आएगा। फिर 9600 मैंने माइनस कर देंगे 6,000, कितना आएगा प्लस का 3600 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का प्लस है इसलिए प्लस। अब देखो प्लस माइनस 18,000 में से प्लस 18,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा डैश, यानी कि 0 बचेगा। अब बड़ा एक चीज इसमें याद रखना, जिसका उत्तर माइनस में आए, जिसका उत्तर माइनस में आए उसको आपको करना, उसका खाता क्या करना है, उधार करना है। जिसका उत्तर माइनस में आए उसका खाता उधार, और जिसका उत्तर प्लस में आए उसका खाता जमा करना है, बस इतना याद रखना। यानी कि ये जो ए का पूंजी दिया है ये माइनस में उत्तर आ रहा है, इसलिए ए की पूंजी खाता उधार करेंगे, और बी का भी माइनस में आ रहा है तो बी की पूंजी खाता भी उधार करेंगे, और सी का प्लस में आ रहा है इसको हम क्या करेंगे जमा। तो रोज नामचा भूल सुधार में कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे। तो यहाँ पर लिखोगे ए के पूंजी खाता, ए के पूंजी खाता उधार, फिर बी के पूंजी खाता उधार, और सी के पूंजी खाते का। अब देखो बेटा ए का अमाउंट और बी का अमाउंट कितना दिया, ए का अमाउंट दिया 1200, बी का दिया 2400, सी का दिया 3600। तो बस ए की जगह पे लिखेंगे 1200, और बी की जगह पे लिखेंगे 2400, और सी की जगह पे लिखेंगे 3600। बस रोज नामचा हो गया हमारा पूरा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को कंप्लीट करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा कि आपको ये चीजें क्या हो गया होगा बाबू, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो सो प्लीज मैसेज या कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ पूछना है, समझना है बस।
क्योंकि जब तक आप खुद से बड़ा क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो वो चीज़ें कभी नहीं आने वाली हैं। ये हर सवाल आपकी प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक ही सवाल को बार बार करते रहिए बड़ा, जब तक आपको नहीं आ जाता है। देखो किस तरीके से बड़ा मैंने टेबल बनाया, इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको भूल सुधार प्रविष्टि करनी है। क्लियर हुआ? और मैंने किस तरीके से प्रविष्टि किया, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ कि एक लाइक तो बनता है बेटा। लाइक करते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा यहाँ पर 32 नंबर। नाम में क्या लिखा है, डीएसपी। एक पीढ़ी के सरखा मतलब सरखा इसका मतलब समान हिस्सा। समान हिस्सा ना दिया गया तो क्या लिखेंगे बेटा, अभी बताया था। समान हिस्सा दिया तो क्या लिखेंगे, 1:1:1 लिखा होता है। ठीक है, तो सभी साझा। तो इसका हिंदी अगर आपको चाहिए तो क्या लिखेंगे, उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 114 चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1। तो बेटा हम निकाल रहे हैं यहाँ पर पेज नंबर 114 पे, और ये रहा उदाहरण नंबर 5। यहाँ पर नाम खाली चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। इसकी जगह पे है डीएसपी है, कोई दिक्कत नहीं, नाम से क्या लेना देना हमको। डीएसपी प्राप्ति एक साझेदार पीढ़ी के 1:1:1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों से मिलकर के लाभ हानि का नया प्रमाण 1:3:3 निश्चित किया। इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। और बड़ा ये 2023 में, जुलाई 2023 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है। हमारा काम है समझाना, आपका काम है पढ़ना। और अगर फिर भी नहीं करते हो तो बड़ा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखो बड़ा, सबसे पहले ये आपका पुराना अनुपात है और ये आपका नया अनुपात है। तो पुराना अनुपात कैसे लिखोगे, तो 1 लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखना है। तीनों साझेदार का लिख दिया बड़ा, और तीनों का टोटल मारो, 1 1 1। तो 1 और 1 2 3, तो तीनों का टोटल कितना आएगा, 3/3 लिख दिया। चलिए नया अनुपात कितना दिया, 1:3:3। तो 1 3 3। अब तीनों का टोटल मारो, चलो 3 3 6 1 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 7। बोलो बड़ा, ये चीजें लिख दिया बड़ा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ तक आ गया ना तो आगे का सवाल तो एकदम इजी है। अब सवाल में निकालना क्या है पहले वो देख लेते हैं। सवाल में निकालना है सर लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। तो चलिए लाभ का प्रमाण कैसे ज्ञात करते हैं हम उसके बारे में सीखते हैं। चलिए तो लिखेंगे सूत्र में, साझेदार का लाभ का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी का क्या लिखेंगे, डी को प्राप्त लाभ। तो यहां पर लिखेंगे डी को प्राप्त लाभ। तो कितना होगा, चलिए नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात है। तो पहले क्या लिखोगे ध्यान से सीख लेना बड़ा। तो नया अनुपात कितना है बड़ा, यहाँ पर देखो बड़ा, सर नया अनुपात दिया है 1/7, क्योंकि पहले लिखेंगे नया, तो 1/7, फिर माइनस, फिर क्या है पुराना अनुपात। तो पुराना अनुपात कितना दिया है, 1/3। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब करना क्या है बड़ा, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो, तो 3 1 कम 3, इस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करो, फिर 7 1 कम 7, और नीचे नीचे का गुणा करो, 7 त्रिक क्या आएगा 21। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, ओके। अब बड़ा 3 में से 7 जाएगा, 7 में से 3 गया कितना आएगा, माइनस का 4/21। अब इसमें एक चीज याद रखना, लाभ का सवाल ज्ञात करते समय, लाभ का सवाल ज्ञात करते समय अगर आपका उत्तर माइनस में आए, लाभ का सवाल ज्ञात करते समय अगर आपका उत्तर माइनस में आए तो आपको यहां पर लिखना है त्याग। और सर अगर हमारा उत्तर प्लस में आए तो क्या लिखेंगे, तो लाभ लिखना है। क्लियर हुआ? लाभ का सवाल ज्ञात करते समय उत्तर माइनस में आए तो आपको लिखना है त्याग, और प्लस में आए तो लिखना है लाभ। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसे माइंड में फिट कर लेना। चलिए जिस तरीके से हमने डी का निकाला, अब निकालेंगे हम
यश का। चलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे यश का प्राप्त लाभ। चलिए नया अनुपात कितना दिया बाबू, तो नया अनुपात दिया है तो 3/7 माइनस फिर कितना आएगा पुराना अनुपात 1/3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 9, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। चलिए 9 में से 7 गया कितना आएगा 2/21। उत्तर किस में आया बड़ा, प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लाभ। चलिए इसका भी कंप्लीट। अब निकालेंगे तीसरे नंबर का क्या है पी। चलिए पी का देखते बड़ा, पी पी का प्राप्त लाभ। चलिए नया अनुपात कितना दिया है, नया अनुपात दिया है 3/7 और ये दिया है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 3 त्रिका 9, 7 तिक्कम 7 और यहाँ पर 7 त्रिक 21। चलिए तो इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 2/21, प्लस में आ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा लाभ। तो इस तरीके से देख सकते हो बेटा यहाँ पर तीनों तीन क्वेश्चन हमारे क्या हो गए सॉल्व हो गए। आई होप आशा करता हूँ बेटा कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। और बेटा अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है ना तो वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और ना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपके लिए वीडियो तो बना रहा हूँ पर वीडियो को इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इतना स्लोली पढ़ा रहा हूँ और हर चीज़ों को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको रट्टा मारना सिखा रहा हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, ऐसा ही क्यों करना है, सूत्र कौन सा लगाना है, टेबल क्या बनाना है, कैसे, सब चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहे। इसलिए बेटा मैं आपको अकाउंट इस तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा अकाउंट पढ़ाना कॉन्सेप्ट सही लगता है तो जरूर बड़ा मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करो, क्योंकि बड़ा मैं आप लोगों के लिए ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, और हमेशा बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करते रहता हूँ, जिससे आप लोग बड़ा आपका मन न भरे, आप बोर ना हो जाओ। इसलिए ठीक है, जवानी है जब तक मस्ती नहीं करेंगे तो भाई जवानी निकलेगी कैसे, दिखानी तो पड़ेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इसका हिंदी होता है बेटा आपको पेज नंबर 310 निकालना है बेटा। तो पेज नंबर 310, पेज नंबर 310। चलिए पेज नंबर 310 में क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 3 है बेटा। तो ये रहा क्वेश्चन 3, उसका तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, टिप्पणी लिखो वसूली खाता पे। तो बड़ा वसूली खाता पे टिप्पणी कैसे लिखा जाता है बड़ा, मैं उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बड़ा। वसूली खाता अभी आपको फटाक से याद हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बड़ा, मैं आपको समझा तो दूंगा लेकिन लेकिन लिखना कैसे वो आपको समझना है बड़ा। सत्यम सर किस तरीके से पढ़ाएंगे वो सारी चीजों को बड़ा आप अभी से नोट कर लेना कि सर इस तरीके से समझाने जा रहे हैं और मुझे एग्जाम में लिखना कैसे है। अगर आप लिखना सीखे ना तो आपको हर चीजें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लिखो रट्टा मारो, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि आप रट्टा मार के जाओ। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। वही सब चीजें बड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। और ये ऑलरेडी बड़ा एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ लिया है बड़ा। 1 जुलाई 18 में पूछा है, 1 जुलाई 19 में पूछा है, 1 जुलाई 18 में पूछा है, 1 जुलाई 19 में पूछा है बड़ा। ठीक है, और भी बार पूछा है बड़ा लेकिन वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए यार इसे जरूर याद करना। ठीक है, तो चलिए बता इसका मैं आंसर बताता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। और आपने जब एग्जाम में लिखने बैठो ना तो पॉइंट बना बना के लिखो, पॉइंट बना बना के लिखो। चलिए बेटा तो यहाँ पर ये देख लीजिए बेटा वसूली खाता लिखा हुआ है और इसे हम लोग क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं और शायद आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। वसूली खाता सबसे पहला पॉइंट हमारा यहीं पे क्लियर हो गया है। पहला पॉइंट में क्या लिखोगे, पहला एरो क्या बनाओगे, वसूली खाते का दूसरा नाम है संपादन खाता। पहला पॉइंट क्लियर, बस इतना ही लिखना, वसूली खाते का दूसरा नाम है संपादन खाता। बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आगे फिर लिखेंगे पीढ़ी के विसर्जन के समय, पीढ़ी के विसर्जन के समय
पीढ़ी की जो संपत्तियां हैं और जो दायित्व हैं, इनका निपटारे की जो हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाते को हम लोग क्या कहते हैं? वसूली खाता कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा कैसे याद करना, देखो। पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्ति, पीढ़ी की कुल दायित्व के निपटारा की हिसाबी असर देने के लिए बनाया गया खाता को या तैयार किया गया खाते को वसूली खाता कहा जाता है। फिर से मेरे साथ बोलो, वंस अगेन। पीढ़ी के विसर्जन के समय, पीढ़ी के विसर्जन के समय, पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्तियों और पीढ़ी की कुल दायित्वों के निपटारे की हिसाबी असर देने के लिए बनाया गया खाता को वसूली खाता कहा जाता है। और वसूली खाता को हम लोग दूसरे संपादन खाता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? 2 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बोलो, यहां तक आपको याद हो जाएगा बाबू? मेरे साथ बोलो ना भाई साहब। हाँ सर, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय, साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय चौपड़े बंद करने के लिए आपको रोकड़ बैंक के सिवाय संपत्तियों और दायित्वों का खाता बंद करके आपको वसूली खाते की बही कीमत पर लेकर जाना होता है। फिर से, साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय जब चौपड़े को बंद करते हैं तो उसके लिए रोकड़ बैंक खाते के सिवाय संपत्तियों और दायित्वों को आपको वसूली खाता के बही की तक कीमत में लेकर जाना होता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, उसके बाद संपत्ति की जो उपज होती है, संपत्ति की उपज को आपको रोकड़ खाता उधार करना और वसूली खाता जमा करना। पता है क्यों? अगर आपको पैसा मिल रहा है, उपज हो रही है, इनकम मिल रहा है, तो रोकड़ खाता उधार और वसूली खाता जमा। यानी कि रोकड़ आए तो उधार, रोकड़ आए तो उधार, रोकड़ जाए तो जमा। इतना याद रखना। तो उपज प्राप्त हो रहा है, रकम मिल रही है, तो इसलिए रोकड़ खाता उधार करना, वसूली खाता जमा करना। और दायित्व के भुगतान, अगर रकम भुगतान कर रहे हो, रकम चुका रहे हो, रकम दे रहे हो, तो मतलब पैसा जा रहा है। और अगर पैसा जाए तो रोकड़ खाता जमा कर देना है। सर उधार किसको करोगे? वसूली खाते को। तो यहाँ पर देखो वही लिखा है, वसूली खाता उधार, रोकड़ खाता जमा हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, वसूली खाते में आने वाला अंतर, वसूली खाते में आने वाला अंतर वसूली खाते का लाभ या नुकसान होगा तो अंतर साझेदारों के बीच में लाभ हानि के वितरण में बांट दिया जाएगा। अगर अंतर देखने को मिलेगा तो इसको हम क्या करेंगे? आपस में लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया जाएगा। और अगर पूंजी खाते में, एक पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे, नुकसान या हानि पूंजी खाते के उधार में लिखेंगे। अगर लाभ होगा तो पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे, और अगर हानि होगा तो पूंजी खाते के उधार में लिखेंगे। अगर लाभ होगा पूंजी खाते के जमा में लिखना है, अगर हानि होगा तो पूंजी खाते के उधार में लिखना है। इसे बड़ा आपको पॉइंट बना बना के लिखते जाना। ऐसे करके कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट आपको बड़ा जो याद हो जाए, जो जो आपको मगज में फिट हो गया, वो पॉइंट बना के लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा कि आपको बड़ा ये चीजें क्लियर हो गए हैं। इतना इसमें से बड़ा 5-6 पॉइंट अच्छे से बना लो, जो जो चीजें आपको याद हो जाता हो। ठीक है, बोलो बेटा, याद हो जाएगा, कर पाओगे? बस इतना अगर आप करके आए तो बड़ा आपके पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रख सकता है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन परफेक्ट वे में याद हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है गुजराती में, इन सभी क्वेश्चन को हम हिंदी में समझेंगे। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दिया है। आपको सब चीजें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब चीजें सत्यम सर है ना, सब बता देंगे। चलिए सबसे पहले बेटा 7वें चैप्टर का एक क्वेश्चन है बेटा, पार्ट 1 का 7वां चैप्टर है, पार्ट 1 का बेटा। और उदाहरण नंबर जो 1 है ना बेटा, उदाहरण नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, वो वाला ये क्वेश्चन है।
और ये जो है बेटा उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 13वां है और ये उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, सभी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बेटा। चलिए मैं आपको हिंदी भी बताते जाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो बेटा हिंदी में बताते जाता हूँ, आपको क्लियर होते जाएगा बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, तो पहला क्वेश्चन ये रहा उदाहरण 1 का क्वेश्चन 11 बेटा। क्वेश्चन 11 देखो, क्वेश्चन 11 क्या लिखा है बेटा, पीढ़ी के साझेदारी पीढ़ी की आयकर की जिम्मेदारी 35,000 रुपये चुकानी है, जो बही में लिखा नहीं बेटा। अब याद रखना बेटा, अगर यहाँ पर क्या लिखा है, पैसा चुकाना है बेटा, पैसा चुकाना है इसका मतलब क्या है, अगर तुम पैसा चुकाओगे तो पैसा आता है कि जाता है, खाली इतना बता दो। अगर आप किसी को पैसा देते हो, चुका रहे हो, तो बताओ पैसा आएगा कि जाएगा। अगर आप किसी को पैसा चुका रहे हो तो बताओ मुझे पैसा आएगा कि जाएगा। सर सिंपल सी बात है ना, अगर किसी को पैसा चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाए मतलब रोकड़ जा रहा है, रोकड़ जाए तो जमा कर देना है। तो यहाँ पर रोजनामचा कैसे लिखोगे, वसूली खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का 35,000 35,000। बोलो पहला क्वेश्चन क्लियर हो रहा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, वसूली खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का 35,000 35,000। पहला क्वेश्चन क्लियर बड़ा, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। क्लियर, चलिए अगर विवरण में क्या लिखना है, ना पता चले क्वेश्चन छाप देने का, ना पता चले तो क्वेश्चन ही छाप देने का। ठीक है, विवरण क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 13 नंबर बड़ा। 13 नंबर में क्या लिखा है बड़ा, विसर्जन के समय नहीं लिखे यंत्र की 25,000 रुपया। बाबू यहाँ पर कौन सा वर्ड दिखा बेटा, मिले। अगर सवाल के अंदर मिले इसका मतलब पैसा मिला, पैसा मिला मतलब रोकड़ आया, रोकड़ आया मतलब रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ आए तो उधार, रोकड़ आए तो उधार, रोकड़ आए तो उधार। पैसा मिल रहा है ना भाई, मिले शब्द दिखे ना, जहां माइंड में फिट करो बेटा, माइंड में फिट करो। सर मिले शब्द दिखे, मिला शब्द दिखे, प्राप्त शब्द दिखे, तो समझ जाने का रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ आए तो मतलब रोकड़ खाता उधार वसूली खाते का। तो यहाँ पर लिख देने का दूसरा पॉइंट क्या है, रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का। अमाउंट कितना है, 25,000 25,000। पहला पॉइंट क्लियर, क्लियर। अब हम बात करते हैं 15वें नंबर का क्वेश्चन। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये रहा, एक साझेदार अपनी श्रीमती जी की पीढ़ी की दी लोन 40,000 रुपया चुकाना क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। बड़ा, श्रीमती जी एक पार्टनर है, एक साझेदार है, वो आपको लोन दे रही है और आप श्री जो लोन दिया था उसको लोन चुकाना क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो कोई भी साझेदार अगर लोन को चुकाना स्वीकार करे तो याद रखना लोन देने वाला पहले कौन है बेटा, और लोन लेने वाला कौन है। तो श्रीमती जी लोन चुका रही हैं, दी लोन। तो यहाँ पर रोजनामचा कैसे बनाओगे, श्रीमती जी की लोन खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का। तो यहाँ पर देखो मैंने वही लिखा हुआ है, ध्यान से सीखो बड़ा। श्रीमती जी की लोन खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का 40,000 40,000 लिखना। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ कि ऐसा हुआ ही क्यों। जब भी कोई लोन वाला टॉपिक वाला एंट्री आए बेटा, तो बेटा यहाँ पर मैं आपको उसके ट्रिक बता देता हूँ बेटा, बाद में आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर कंफ्यूजन रह गया ना बेटा, तो सच बोल रहा हूँ बेटा, मुझे मजा नहीं आएगा। मजा लेना है तो भाई कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ये देख लीजिए बेटा, ये रहा बेटा, ये वसूली खाते का टॉपिक है। इसमें अगर ये टॉपिक अगर आपने अच्छी से पढ़ लिया ना बेटा, तो बेटा चैप्टर नंबर 7 की जितने भी रोजनामचा ना वो सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी एंट्री लिखी ना वो सारी एंट्री यहाँ पर उधार में है। तो जब विसर्जन, जब वसूली खाता, जब आप चैप्टर के रोजनामचा करोगे ना, जितनी भी एंट्री यहाँ पर उधार है उसको जमा कर देना है और उधार में आपको वसूली खाता करना है। और यहाँ पर जितनी भी एंट्री जमा में, इसको सबको क्या करना है, उधार करना है, वसूली खाता क्या बोलते हैं, जमा करना है। यानी कि ये जमा में इसको उधार करेंगे, वसूली खाता जमा कर देंगे। ये कब करना है, जब विसर्जन करना है तब। ठीक है बेटा, यही टॉपिक इसमें। और इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साझेदार ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो साझेदार की पूंजी खाता यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, उधार लिखा है। तो हमने साझेदार की, तो यहाँ पर उधार है, जो उधार होगा उसको हम जमा कर देंगे। देखो यहाँ पर साझेदार की पूंजी खाता हमने क्या किया, जमा कर दिया। तो साझेदार की पूंजी खाता जमा कर दिया, उधार किसको करेंगे, श्रीमती जी की लोन खाते का। तो इस तरीके से बेटा हम लोग रोजनामचा को लिखते हैं। देखो बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा, आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा, आप जहाँ से पढ़ाई करते हो उन्होंने भी आपको यही चीजें गाइड किया होगा कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया होता है।
अगर यहाँ से भी अगर आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी एंट्री आपको पढ़नी जैसी है बेटा। यहाँ से बेटा देखो, एक रोज नाम से आप ये पढ़ सकती हो, ये पढ़ सकती हो, फिर यहाँ पर ये पढ़ सकते हो। देखो संपत्ति उधार होती है तो यहाँ पर देखो सारी संपत्ति जमा की है, लेकिन फिर यहाँ पर ये देखिए, फिर यहाँ पर ये देखिए, फिर यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए बेटा, जितने भी रोजनामचा बना के दिया ना, ये देखिए। ये चीजें अगर आप पढ़ लोगे ना बेटा तो आपको ऑटोमेटिकली कोई भी रोजनामचा में फंसोगे नहीं बेटा, सारे रोजनामचा आपको क्या होगा, आ जाएगा बेटा। लेकिन डिपेंड करता है बेटा आपको कैसे पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है, आपको सॉल्व करना, आपको देखना है बेटा। आप देख सकते हो बेटा मैंने यहाँ पर सेक्शन सी के 4 क्वेश्चंस करवा दिए बेटा, ठीक है। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन बचे हुए बेटा, ये 2 क्वेश्चन आपका ऑप्शन में निकल जाएगा, अगर निकालना चाहो तो निकल जाएगा बेटा, ठीक है। बट अगर आप लोगों को 4 क्वेश्चन परफेक्ट आता है तभी आपको ऑप्शन में निकालना है, नहीं आता है तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ना आगे के 4 क्वेश्चन करना, बस जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। लेकिन ये चार चार क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी करो, एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा पूरा रेडी करके जाना पड़ा। और आपके सच कह रहा हूँ सेक्शन सी में 12 में से 12 मार्क्स आएंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ मैडम। लेकिन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट है मैडम। इसलिए सबसे पहले देखो सवाल तो आपको आ जाएगा, पर आप ना कॉन्सेप्ट सीखा करो कि सर ने ये कैसे आया, सर ये आपने ऐसा लिखा ही क्यों, क्यों लिखा, वो मन में क्वेश्चन लाओ और पता करो, ढूंढो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो ही बड़ा आगे के सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए सवालों के कॉन्सेप्ट जरूर सीख लो बेटा, ठीक है। बस आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी कराने वाले, अभी के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।